जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर इशू। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो 272 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके ऊपर जो भी आज के दिन में जो इशू हो रहा है और बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है और जो अराकान आर्मी का जो फैक्टर है जो कि अभी बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको कंट्रोल कर रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट है वो इंडिया के ऊपर कैसे आ रहा है और इंडिया कैसे उसको डील कर रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप के अंदर, दुनिया के मैप के अंदर बांग्लादेश कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है और म्यांमार कहाँ पे है। तो ये है मैप के अंदर बांग्लादेश, ये जो एरिया में मार्क कर रहा हूँ ये है बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश को तीनों ओर से घेर के कौन बैठा हुआ है, हमारे प्यारा इंडिया, ठीक है। और ये जो है ये है म्यांमार, म्यांमार के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर इतना ही है, ये जो पोर्शन है ये है म्यांमार और बांग्लादेश का बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि 272 किलोमीटर का है, ठीक है। ये हो गया इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार का मैप में इन तीनों का पोजीशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे बस ये जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, ये जो 272 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको लेके, ठीक है। अगर इस जगह का जो फोटो है इसको अगर बड़ा करें, हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है लाल वाला, तो ये हिस्सा बड़ा करेंगे तो ऐसे दिखेंगे। तो ये जो है ये लाल वाला जो हिस्सा, ये बांग्लादेश का पार्ट है, बीच में एक रिवर आता है जिसका नाम है नाफ रिवर, और उसके दूसरे साइड में कौन है, म्यांमार है, ठीक है। ये हो गया इस छोटी सी जगह का बड़ा करके अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पे बीच में एक नाफ रिवर मतलब नदियाँ बहती है, बीच में एक रिवर है जिसका नाम है नाफ रिवर, जिसका एक साइड में है टेकनाफ रीजन जो कि बांग्लादेश का है और दूसरे साइड में है म्यांमार का रखाइन प्रोविंस, ठीक है, इनका नाम है रखाइन प्रोविंस। और उससे थोड़ी दूर में जो कि म्यांमार से 8 किलोमीटर की दूरी में है और बांग्लादेश की टेकनाफ रीजन से 9 किलोमीटर की दूरी में है, एक आइलैंड है सेंट मार्टिन करके, एक आइलैंड है जिसका बहुत ही छोटा आइलैंड है, 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में बैठा हुआ ये आइलैंड है, और ये अभी बांग्लादेश के कंट्रोल में है, ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश म्यांमार का जो बॉर्डर और उससे रिलेटेड जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है जो अभी फिलहाल थ्योरेटिकली बांग्लादेश के कंट्रोल में है। तो ये अगर मैप में देखें ये है हमारे सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि यहाँ से म्यांमार से 8 किलोमीटर और यहाँ बांग्लादेश से 9 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है, समझ में आ गया मैप। अब हम देखेंगे अराकान आर्मी, ये जो टर्म है जो हम सुन रहे हैं, अराकान आर्मी क्या है इसको हम समझेंगे पहले, अराकान आर्मी, और उसके साथ ही साथ एक और आर्मी के बारे में भी समझ लेंगे जो कि है अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ठीक है। तो अभी फिलहाल अराकान आर्मी के बारे में इसलिए जाननी है कि अगर हम म्यांमार की जो मैप देखें उसका एकदम बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसके नीचे जो प्रोविंस है, मतलब इस प्रोविंस का नाम है, ये जो ऑरेंज कलर का जो प्रोविंस है इस प्रोविंस का नाम है रखाइन प्रोविंस। तो इस पूरा प्रोविंस का कंट्रोल अभी अराकान आर्मी के पास है मतलब ये पूरे प्रोविंस के ज़्यादातर 95% एरिया अराकान आर्मी कंट्रोल कर रही है और थोड़ा बहुत हिस्सा म्यांमार आर्मी के पास है। तो ज़्यादातर हिस्सा इनके पास होने के चक्कर में ये जो लैंड बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, ये बॉर्डर का कंट्रोल भी अभी फिलहाल अराकान आर्मी के पास है। तो इसीलिए हम अराकान आर्मी को अभी जानेंगे। तो अराकान आर्मी क्या है, एक एथनिक आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप है जो कि म्यांमार के अंदर ऑपरेट करती है और प्राइमरीली ये रखाइन स्टेट में है जो कि हमने देखे मैप में, ठीक है। और मेनली इसके अंदर बुद्धिस्ट पीपल है और ये लोग, ये जो आर्मी है ये प्रोफेशनल मिलिट्री की तरफ काम करती है, ऑर्गेनाइज वे में काम करती है और इनका साइज भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे यही रखाइन स्टेट में एक और आर्मी भी था, मतलब अभी उतना इफेक्टिव नहीं है, वो उसका नाम था अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, ठीक है। ये एथनिक एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये भी म्यांमार का ही है बेस्ट, प्राइमरी ये भी रखाइन स्टेट का ही है और यहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा है, मतलब इस आर्मी के अंदर मुस्लिम लोग है, ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम लोग है। और ये स्मॉलर है और एक इंसर्जेंट ग्रुप की तरह काम करती है, उतना ऑर्गेनाइज है नहीं।
तो अब कॉन्सेप्ट ये है, यही बोला जाता है कि ये दो आर्मी, ये जो अराकान आर्मी है और ये अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन जो आर्मी है, ये दोनों आर्मी को किसने बनाया? ये बनाया डीप स्टेट ने। ये एक कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिसका डायरेक्ट तरीके से कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन जियोपॉलिटिकल बहुत सारे बात होता है, वहाँ पे एक थ्योरी है कि ये दोनों को किसने बनाया? डीप स्टेट ने। अच्छा, ये डीप स्टेट क्या है? अब ये डीप स्टेट को समझनी है। ये डीप स्टेट एक कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है, जो कि बोला जाता है कि जियोपॉलिटिक्स में जो काम यूएसए गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर पाता, वही काम ये पर्दे के पीछे एक डीप स्टेट करके एक एजेंसी होता है, जिसके अंदर यूएस गवर्नमेंट के आदमी लोग रहते हैं, जो कि पर्दे के पीछे रहते हैं। वो पीछे से वही जियोपॉलिटिकल काम जो यूएसए गवर्नमेंट नहीं डायरेक्टली नहीं कर पा रहा है, वही काम पीछे से करवा के ग्लोबल लेवल पे करवा के यूएस गवर्नमेंट को देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डीप स्टेट। तो अब बोला जाता है कि ये जो अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी और अराकान आर्मी, इन दोनों को बनाया है डीप स्टेट ने। अगर हम सही तरीके से देखें, ये अराकान आर्मी इन रोहिंग्या को पसंद नहीं करते, रोहिंग्या को पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि ये मुस्लिम जो लोग हैं, ये लोग बुद्धिस्ट लोगों के लिए खतरा है, इसीलिए ये अराकान आर्मी ने इस रोहिंग्या को मार के पीट पाट के रखाइन जो एरिया है, रखाइन जो स्टेट है, वहाँ से भगा दिया। और जो म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री रूल चल रहा है, जो मिलिट्री जो है म्यांमार का जो मिलिट्री है, वो भी नहीं चाहता है कि रोहिंग्या लोग, मतलब मुस्लिम लोग इसके अंदर रहे, मतलब म्यांमार के अंदर रहे। तो इस हिसाब से तो अराकान आर्मी के अंदर भी बुद्धिस्ट लोग हैं, और मिलिट्री के अंदर, मतलब म्यांमार मिलिट्री के अंदर जो अभी उनका जो जनरल हेड बन के बैठा हुआ है म्यांमार का, वो भी बुद्धिस्ट है। तो ये दो लोग बुद्धिस्ट होने के बाद भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये लड़ाई कौन करवा रहा है? बोला जाता है कि ये लड़ाई करवा रहा है ये डीप स्टेट, ठीक है। और यही डीप स्टेट ने इस अराकान सैल्वेशन आर्मी को भी बनाया। क्यों? ये है, इसका मीनिंग ये है कि खुद को इविल से बचाना। तो अब यहाँ पे अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी मतलब अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी जो अराकान मतलब रोहिंग्या लोगों को इविल से बचाएंगे, ठीक है, यही है इसका मतलब, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने कॉन्सेप्ट जो है, तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। एक तो अराकान आर्मी का कॉन्सेप्ट, ये हमने समझ लिए, उनका ये जो है लोगो इनका ये है, और ये अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, इनके बारे में भी हम लोग जान लिए, ये है उनका लोगो। और ये डीप स्टेट, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में हम क्या देखेंगे? म्यांमार के अंदर मतलब अगर ऊपर से देखें तो 90% लोग बुद्धिस्ट है, 9% है मुस्लिम और क्रिश्चियन, और 1% है हिंदू, ठीक है। अब ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं, इनके आंखों में ये लोग सोचते हैं कि मुस्लिम रोहिंग्या जो है ये थ्रेट फॉर देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर बिकॉज रोहिंग्यास ग्रोइंग नंबर एंड इट्स जेन्युइन कंसर्न। ये लोग बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोगों की कंसर्न ये है, रोहिंग्या लोगों का जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ म्यांमार के अंदर बढ़ रहा है, और इसके चलते हुए एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन म्यांमार का जो खुद का जो कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर है, वही ऑब्सोलीट हो जाएगा, और रोहिंग्या लोगों का जो कल्चर, मुस्लिम कल्चर है, वो म्यांमार के ऊपर पूरा बैठ जाएगा। इसी सोच के चलते हुए रोहिंग्या मतलब ये रोहिंग्या लोगों को म्यांमार के जो बुद्धिस्ट आर्मी है और अराकान आर्मी है, उनको रोहिंग्या लोगों को मार के म्यांमार से भगा दिया, मतलब रोहिंग्या मुस्लिम लोगों को मार के म्यांमार से भगा दिया। अब जब भगा है तो कुछ रोहिंग्या यहाँ से बांग्लादेश भेज चले गए, कुछ राखाइन स्टेट से निकल के इधर मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और इस इंडोनेशिया की तरफ गए, और कुछ बांग्लादेश के रास्ते इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। ये हो गया रोहिंग्या का हिस्ट्री। रोहिंग्या को म्यांमार से भगा दिया गया, किसके थ्रू? एक तो पहले म्यांमार आर्मी के थ्रू, और बाद में अराकान आर्मी के थ्रू इनको भगा दिया गया वहाँ से। और वो जाके बांग्लादेश में, ज़्यादातर लोग बांग्लादेश के अंदर चला गया, और बांग्लादेश के अंदर एक रिफ्यूजी क्राइसिस शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा एक क्राइसिस शुरू हो गया था, और उस क्राइसिस को शेख हसीना जी जो प्रीवियसली बांग्लादेश के पीएम थे, उन्होंने हैंडल किया, ठीक है। ये कंसेप्ट भी हम लोगों को दिमाग में आ गया। अब हमें जानना है क्या कि ये जो बॉर्डर है, ये तो हम पहले ही देख लिए, ये जो 272 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, जिसका एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ म्यांमार है, वो अभी म्यांमार की तरफ से ये बॉर्डर का कंट्रोल कहाँ पे, किसके पास है? अराकान आर्मी के पास है, ठीक है। अराकान आर्मी कंट्रोल्ड एरिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। इसका आज आसपास का जो एरिया है वो अराकान आर्मी के पास है। तो अब दिक्कत ये है कि इस अराकान आर्मी ने क्या किया, इस बॉर्डर के साथ साथ कंट्रोल तो ले ही लिया, ऊपर से यहाँ से जो बांग्लादेश के एरिया है टेकनाफ, यहाँ से सेंट मार्टिन, मान लीजिए यहाँ पे सेंट मार्टिन है मैप के अंदर, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा
हम देखें तो इस जगह पे सेंट मार्टिन होगा। तो टेकनाफ रीजन से सेंट मार्टिन आने का जो रास्ता है, मतलब नाफ रिवर के थ्रू, उसके ऊपर भी अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब आ नहीं दे रहा है, नहीं आने दे रहा है। बांग्लादेश से कोई भी अभी सेंट मार्टिन में नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो रोड है, सी रूट है, वो अराकान आर्मी ने ब्लॉक करके रखा हुआ है। और ये जो नाफ रिवर बीच में बह रहा है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच से, ये नाफ रिवर के ऊपर भी अराकान आर्मी ने पूरा कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। तो नाफ रिवर के अंदर जो भी बिजनेस, मतलब मछली पकड़ने का जो फिशिंग का जो बिजनेस जो है, काम चल रहा है, पूरा का पूरा कंट्रोल अराकान आर्मी ने लेके बैठा हुआ है। अब थ्योरेटिकली अगर देखें, हम लोग थ्योरेटिकली अगर देखें तो ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, इसका थ्योरेटिकल कंट्रोल ऑन पेपर बांग्लादेश के पास है, लेकिन प्रैक्टिकली अराकान आर्मी के पास इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश से कोई भी अभी वहाँ पे जा नहीं सकता। जो रूट है, जो कंट्रोल है, वो अराकान आर्मी लेके बैठा हुआ है, जो सी रूट है बांग्लादेश के आने के लिए। और जितना भी रूट है वो बंद कर दिया। ऊपर से अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, जो बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के 3 जहाज सामान लेके बांग्लादेश के पास अंदर आ रहा था, बांग्लादेश के पोर्ट के अंदर, लेकिन वो नाफ रिवर में उस 3 जहाज को पकड़ लिया गया अराकान आर्मी के द्वारा, और लेके वो उसको मतलब एब्डक्ट कर लिए और उस जहाज को खुद के पास रख लिए, मतलब अटका दिए। वो जहाज अभी बांग्लादेश नहीं जा पा रहा है, ठीक है। उसको अराकान आर्मी ने रुकवा दिया, बीच रास्ते में ही एब्डक्ट करके अपने पास ले लिए। तो ये सारे चीज़ अराकान आर्मी के साथ, बांग्लादेश के साथ चल रहा है, अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बिटवीन, दोनों के बीच में चल रहा है। तो अब इशू क्या है? अब ये सारे झमेला, अराकान आर्मी, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल कूप, ये सारे चीज़ का कारण क्या है? देखिए, बोला जाता है कि जो बांग्लादेश, अगर मैप में देखें, बांग्लादेश के अंदर ये जो बांग्लादेश के ठीक नीचे ये बे ऑफ बंगाल का जो ये रीजन है, ये नेचुरल गैस से भरा हुआ है। ये एक सर्वे हुआ था, तो उसमें चांसेस है कि हाई चांसेस है इस एरिया में बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस मिले, ठीक है। तो जब ये हुआ तो इसके यहाँ से नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो शेख हसीना जी किसको दिया था? एक चाइनीज़ कंपनी को दिया था। इंडिया का ONGC को भी नहीं दिया था, इंडिया ने भी टेंडर डाला था, लेकिन उसको एक चाइनीज़ कंपनी को मिला। लेकिन अमेरिका, USA का एक कंपनी चाह रहा था कि यहाँ पे वो खुद एक्सप्लोरेशन करे गैस का, तो लेकिन उन्होंने, शेख हसीना जी ने एक चाइनीज़ कंपनी को दिया। उसके बाद से बोला जाता है कि US हसीना जी के ऊपर थोड़ा सा खफा है, ठीक है। तो उसके ठीक बाद ही, 2006 का इंसिडेंट है ये, उसके बाद से ही, उसके बाद एक तो म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ। उसके बाद 2009 में अराकान आर्मी तैयार हुआ। 2013 में अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी तैयार हुआ, जो कि ये डीप स्टेट, मतलब अमेरिका का डीप स्टेट और ISI का II दोनों ने मिलके मदद, एक दूसरे की मदद करके ये तो खड़ा किया इधर। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो उसका पूरा डायरेक्ट सबूत मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जियोपॉलिटिकल इवेंट और डॉट को आप कनेक्ट करें तो यही समझ में आता है, ठीक है। तो अब उनका टारगेट ये बन गया कि जैसे तैसे करके शेख हसीना जी को अपने रास्ते से हटाना है, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस की फील्ड है, इसको लेना है। और ये जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, जो म्यांमार और बांग्लादेश के बहुत पास है, इस आइलैंड को के ऊपर भी USA चाह रहा था कि एक बेस बने, एक आर्मी बेस बने USA का। ये सारे सोच के चलते हुए तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, अचानक से जुलाई में जो है 24 में बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल कूप हुआ, एक इंस्टेबिलिटी शुरू हुआ। और उसके बाद ये जो मोहम्मद यूनुस जो है, इन्होंने बांग्लादेश की एक PM तो नहीं बनी, वो इंटरिम गवर्नमेंट की जो हेड बन गया ये मोहम्मद यूनुस। तो पहले तो अब हमें जानना है, तो अभी हम क्या क्या देखें। एक तो अराकान आर्मी का कॉन्सेप्ट समझ लिए, फिर म्यांमार के अंदर जो भी रिलीजियन प्रॉब्लम था रोहिंग्या और ये बुद्धिस्ट के बीच में, ये प्रॉब्लम को समझ लिए। अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, डीप स्टेट और ISI का किस्सा भी समझ लिए। और जो मेन जो इशू है, 2 इशू है यहाँ पे जिसके ऊपर US डीप स्टेट का नज़र था। ये नेचुरल गैस तो था ही, दूसरा ये सेंट मार्टिन आइलैंड, इन दोनों के ऊपर ये शेख हसीना जी बोल के गया हुआ है। जब उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी उनको, उससे 1-2 महीना पहले ही उन्होंने बोला कि ये जो डीप स्टेट है, ये लोग चाहते हैं कि सेंट मार्टिन आइलैंड में और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट में उनका एक मिलिट्री बेस हो और एक क्रिश्चियन कंट्री का फॉर्मेशन किया जाए बांग्लादेश के और इंडिया के एकदम नज़दीक। और ये जो नेचुरल गैस का जो मिलने का जो चांसेस है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी उनको मिले, ये उनका कहना था।
कुश्ती छोड़ने के पहले शेख हसीना जी का कहना था। ठीक है, ये अभी तो यही सिचुएशन है बांग्लादेश और म्यांमार का जो रिलेशन है उसका सिचुएशन फिलहाल यही है। अरकान आर्मी एक तरीके से बांग्लादेश को तंग कर रहा है, उसका जहाज़ को डिटेन कर रहा है। टेकनाफ नदी का जो कंट्रोल है, नाफ रिवर का जो कंट्रोल है वो अरकान आर्मी ने लेके बैठा हुआ है। टेकनाफ से सेंट मार्टिन जाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है अरकान आर्मी। ये सारे चीज़ चल रहा है। तो एक तरीके से अरकान आर्मी के सामने बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, और बांग्लादेश की जो आर्मी है वो घुटने टेक के बैठा हुआ है। ये लोग, बांग्लादेश के लोग हमेशा इंडिया इंडिया करते रहते हैं, इंडिया इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन उसका असली जो प्रॉब्लम है वो उधर से अरकान आर्मी के थ्रू आएगा उनके पास। तो वो उनके दिमाग में अभी नहीं घुसेंगे। तो जब हो जाएगा ये काम तो ये तब उनके दिमाग में, जब अरकान आर्मी धीरे धीरे करके बांग्लादेश के बहुत सारे रीजन कब्जाने लगेंगे तब उनके दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या देखेंगे, अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ लिए जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अरकान आर्मी, रोहिंगा, बांग्लादेश बॉर्डर, ये सारी चीज़ हम नाफ रिवर, टेकनाफ रीजन, सेंट मार्टिन, ये सब समझ लिए। शेख हसीना जी का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। और अब हम देखेंगे बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल कूप हुआ था अगस्त में 2024, जून जुलाई अगस्त तीनों महीने में जो कूप हुआ पॉलिटिकल, तो उसमें 3 इंसान के बारे में हमें जानना है। एक तो ये है पीटर डी हैस। ये क्या था? ये था बांग्लादेश में पीएम, जब शेख हसीना जी पीएम थी उनके टाइम में ये यूएस एम्बेसडर था। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, जब ये सारे बांग्लादेश के अंदर जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा था, मतलब जो भी आंदोलन चल रहा था पीएम शेख हसीना जी के खिलाफ, तब ये वहाँ पे यूएस एम्बेसडर था। और ठीक कूप के 1-2 दिन पहले ये अचानक से बांग्लादेश छोड़ के यूएस लौट गया। और जाने के टाइम नॉर्मली जो होता है कि एक पीएम से मिलना, पॉलिटिकल लीडरों से मिलना, फिर गुड बाय बोल के जाना, तो ये सब नहीं हुआ। उन्होंने डायरेक्टली कुछ ना बोल के एक ट्वीट करके निकल गया। तो इसका मतलब यही होता है कि इनको थोड़ा बहुत मालूम था कि बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। ये इंडिकेशन यही होता है। तो उसके बाद इंडिकेशन होके, मतलब जो गवर्नमेंट चेंज होके ये आदमी मोहम्मद यूनुस ये बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की हेड बनते हैं। ठीक है, अचानक से अमेरिका से उड़ के फ्रांस पहुँचते, फ्रांस से उड़ के बांग्लादेश पहुँचते हैं और बन जाते हैं हेड। ठीक है, अब शेख हसीना जी ने बोला था कि कुछ दिन पहले अब एक तीसरा कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर हमने समझ लिया, पीटर डी हैस और मोहम्मद यूनुस। तीसरा कैरेक्टर है डोनाल्ड लू। ये एक सेक्रेटरी है यूएस गवर्नमेंट में। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर, IFS, जो भी एम्बेसडर होता है देश के लिए, सेक्रेटरी की तो ओहदा पे जो काम करते हैं सेक्रेटरी लेवल पे इंडिया के अंदर, ऐसे यूएसए के अंदर एक सेक्रेटरी है जो कि जिनका काम ही बोला जाता है कि ये इंसान हर देश के अंदर, सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी देश को इनको मौका मिलता है तो वहाँ पे तख्ता पलट करवा देता है, जो उनके हिसाब से ठीक रहता है अमेरिका की गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो तख्ता पलट करवा देता है। तो ये इनके ऊपर आरोप है। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका का तख्ता पलट हुआ था, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का तख्ता पलट हुआ। तो ये सारे चीज़ बोला जाता है कि इनके थ्रू हुआ है। तो शेख हसीना जी का भी जो पॉलिटिकल कूप हुआ शेख हसीना जी के ऊपर, ये भी इनके पीछे यही बोला जाता है कि यही इंसान का हाथ है। और यही इंसान आके शेख हसीना जी को बोला था। शेख हसीना जी डायरेक्ट किसी का नाम नहीं बोले, उन्होंने बोला था एक गोरा आदमी आया था, वेस्टर्न आदमी, उन्होंने आके बोला कि अगर शेख हसीना जी सेंट मार्टिन आइलैंड उनको दे देते हैं, मतलब वही डीप स्टेट को हैंड ओवर कर देते हैं, तो बांग्लादेश के ऊपर वो इनडिफिनिट टाइम के लिए एज ए पीएम राज कर सकते थे और वेस्ट का पूरा सपोर्ट भी उनके ऊपर होता। तो लेकिन शेख हसीना जी वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके दौरान उनका यही एलिगेशन है कि ये डीप स्टेट वगैरह जो है वो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल कूप करवाया और उनको तख्ता से हटाया गया। ठीक है, ये उनका आरोप है। तो इस तीनों इंसान के बारे में हम लोग जान लिए। एक है डोनाल्ड लू, एक मोहम्मद यूनुस और पीटर डी हैस। ठीक है, तो ये जो डोनाल्ड लू है, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये अपने हिसाब से ये गवर्नमेंट के, यूएसए गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारे देश में तख्ता पलट करवाता है और यही उनका प्राइमरी काम है सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखेंगे इंडिया का एंगल। तो जब ये सब हो रहा था, इंडिया का परेशानी क्या हुआ? एक तो इंडिया के साथ म्यांमार का एक एग्रीमेंट हुआ था कि म्यांमार का जो सीतोए पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया के कोलकाता पोर्ट से सामान जहाज़ के रास्ते, जहाज़ के थ्रू समुद्र के रास्ते से आएंगे सीतोए पोर्ट से। ये जो कालादान जो रिवर है, इस रिवर के थ्रू पहुँचेंगे कहाँ?
पेलेतवा करके एक शहर है, वहाँ पे पहुँचेगा। वहाँ से बाई रोड ये जाएगा केलेतवा, पेलेतवा से केलेतवा, और वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम के अंदर जोरिनपुई करके एक जगह है, वहाँ पे पहुँच जाएगा। वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का सामान बहुत ही कम टाइम में अंदर नॉर्थ ईस्ट में सामान पहुँचा पाएंगे इंडिया से। इंडिया का जो मेन लैंड कोलकाता से बहुत ही जल्दी से वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये जब म्यांमार के ऊपर आर्मी का कंट्रोल था, और उसके पहले जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसके साथ बात करके इंडिया ने ये सारे चीज़ सेट करके रखा था कि ये सारी चीज़ होने वाले हैं, कि कोलकाता से सामान समुद्र के रास्ते जहाज़ के थ्रू सीतोए पोर्ट आएंगे, और सीतोए पोर्ट से कलादान रिवर के थ्रू पेलेतवा शहर, उसके बाद बाई रोड पेलेतवा करके केलेतवा शहर पहुँच के उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम में पहुँचना है, जोरिनपुरी करके एक जगह पे, उधर से फिर सीधा बाई रोड आइजल मतलब मिजोरम की जो कैपिटल है, और उसके बाद पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में सामान फैल जाएगा। तो ये एक प्रोजेक्ट बना के रखा था, क्योंकि इसके ऊपर म्यांमार का जो आर्मी था, जो आर्मी कंट्रोल गवर्नमेंट थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग मान के बैठे थे। तो अब जब ये जगह रखाइन जो प्रोविंस है, ये जब अराकान आर्मी के पास चला गया, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अराकान आर्मी के साथ बात किया, और बात अभी जो खबर आ रहा है, अभी जो सिचुएशन है, तो ये अराकान आर्मी का भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे इंडिया से सामान यहाँ पे भेज के यहाँ पे भेज सकता है नॉर्थ ईस्ट में, अपना नॉर्थ ईस्ट में हम लोग सामान भेज पाएंगे। जो भी पैसा बनता है वो हम पहले म्यांमार गवर्नमेंट को देते थे, फिर म्यांमार आर्मी, फिर अभी अराकान आर्मी को दे देंगे जो भी पैसा बनता है उनका, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है इंडियन आर्मी ने बात करके सुलट लिया है, ठीक है, क्योंकि हमें ये रास्ता चाहिए, इसलिए जो बांग्लादेश के साथ जो भी कॉरिडोर हम बना रहे थे, जो रिवर के थ्रू जो भी कॉरिडोर बन रहा था, या तो ये अगरतला जो सीधा रेल ट्रैक से थ्रू कोलकाता से अगरतला को जोड़ने के, बांग्लादेश के थ्रू जो जोड़ने का जो प्लान बन रहा था, जो शेख हसीना जी चले जाने के बाद ये सारे चीज़ अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। तो बांग्लादेश अभी एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के लिए, भारत के लिए, ये सीतोए जो पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, कलादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, इसको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अराकान आर्मी के साथ बात करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और हम लोग सामान यहाँ से सीधा करके कोलकाता से सामान सीधा सी रूट सीतोए पोर्ट को भेजेंगे, और धीरे धीरे करके ये कलादान रिवर को क्रॉस करके सामान कलेतवा होके मिजोरम में पहुंच जाएगा बाई रोड, और सीधा वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाएगा। ये है अभी इंडिया का कंडीशन, जो कि म्यांमार के साथ इंडिया का उतना दिक्कत अभी है नहीं, क्योंकि अराकान आर्मी के साथ बात करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके बैठे हुए हैं। जो भी दिक्कत इंडिया का है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश पागल की तरह एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके बैठा हुआ है, जो कि उसके लिए बहुत, इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, और बांग्लादेश के लिए तो अच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। जो भी कॉन्सेप्ट था म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर का, अराकान आर्मी और इंडिया का जो रिलेशन था, ये सारे चीज़ के ऊपर, जो भी डीप स्टेट जो भी कॉन्सेप्ट था, सारी चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस किए। आशा करता हूँ कि हम लोगों की कोशिश, हम लोगों की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर अच्छा लगे तो हम लोगों का जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और वीडियो को आप एक पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,